नमस्कार सभी को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए आज हम अगला पार्ट पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण का। हमने पहले 3 पार्ट पढ़ लिए और उन तीनों पार्ट में एनसीईआरटी बुक की पूरा सॉल्यूशन हमने उसमें पूरी बुक की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, जितने भी उसमें फार्मूले हैं, सारे डिस्कस कर लिए 3 पार्ट में। अपने सिर्फ लास्ट के 2 पार्ट बचे हुए हैं, वो 2 टॉपिक बचे हुए हैं सिर्फ, संक्षारण और विकृत गंधिता। इस वीडियो में हम उन 2 टॉपिक के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक संक्षारण क्या होता है। तो संक्षारण किसे कहते हैं इसका देखिए, आप लोगों को पता है कि जब हम किसी धातु को जब कोई भी धातु नमी या फिर नमी लग जाती है किसी धातु के, हवा के हम खुला छोड़ देते हैं तो वो धातु खराब हो जाती है। जैसे कि अपने आसपास में हम उदाहरण देखते हैं, लोहे को जब जंग लग जाता है, ये लोहे को कुछ दिनों के बाद में जंग लग जाता है, और लोहे को जंग लगना ही संक्षारण का एक उदाहरण है। और भी बहुत सारी धातुएं जो संक्षारित होती हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए क्या है संक्षारण की। क्या है कि जब हम कोई धातु को देखिए, संक्षारण का उदाहरण लोहे को जंग लगना है। जब पेपर में क्वेश्चन आता है संक्षारण किसे कहते हैं, तो आधे से ज्यादा बच्चे लोहे के ऊपर ही लिख के आ जाते हैं। लोहे को जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। लेकिन संक्षारण क्या है कि जो धातु होती हैं अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तो वे संक्षारित हो जाती हैं, मतलब वे खराब हो जाती हैं, और उसको क्या बोलते हैं, हम संक्षारण बोलते हैं। तो यहां पर अगर आपको परिभाषा पेपर में लिखनी आती है तो आप ऐसे लिखोगे, जब कोई धातु, ठीक है, धातु अपने आसपास में जो अम्ल है, आर्द्रता है, नमी के कारण जब धातु क्या हो जाती है, संपर्क में आती है, तो धातु खराब हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, उसे हम संक्षारण बोलते हैं। इसका उदाहरण मैंने आपको बताया, लोहे को जंग लगना। और भी उदाहरण है, देखिए चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है जब चांदी संक्षारित होती है, खराब होती है, और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, ये संक्षारण के उदाहरण हैं। और एक उदाहरण आप मोस्टली पढ़ते हो, वो है लोहे को जंग लगना। लोहे को जंग लगना ये क्या होता है, लोहे को जंग लगना आप सभी को पता है कि जब लोहा नमी आर्द्रता के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर लालिमा युक्त एक भूरे रंग की परत जम जाती है। भूरे रंग की परत जम जाती है उस पे, इसका मतलब क्या होगा, उस लोहे के ऊपर उसको क्या लगी, जंग लगी। और लोहे को जंग लगने का रासायनिक सूत्र मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूं, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, Fe2O3XH2O, Fe2O3XH2O। तो देखिए क्या होता है, जब ये फार्मूला भी आप आराम से देख सकते हैं। तो देखिए Fe2O3XH2O क्या होगा कि आयरन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आया, ठीक है, आयरन ऑक्साइड का फार्मूला क्या बन गया, Fe2O3। आयरन क्या होता है, लोहा, लोहा Fe2O3, XH2O मतलब नमी के संपर्क में आने से। तो इस तरह से इस फार्मूले को आप याद रख सकते हैं, और ये लोहे को जंग लगने का रासायनिक सूत्र होता है। तो ये आप बहुत सारे उदाहरण है संक्षारण के, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना और लोहे को जंग लगना संक्षारण का उदाहरण है। तो ये कई बार पेपर में आ जाता है एग्जाम में कि संक्षारण पर टिप्पणी लिखिए, तो आप आराम से इस तरह से उस पर टिप्पणी लिख सकते हैं। और कई बार पेपर में ये भी आ जाता है कि लोहे को जंग लगना, इसका रासायनिक सूत्र क्या है, तो आप इसका रासायनिक सूत्र बता सकते हैं आसानी से, Fe2O3XH2, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं। इससे अगला जो टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, विकृत गंधिता। तो देखिए अगला टॉपिक है विकृत गंधिता। ये क्या होता है, एक आसान सा टॉपिक है ये, और इस पे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। विकृत गंधिता क्या होता है, देखिए इसके नाम से ही हम पहले देखते हैं, विकृत प्लस, इसको अलग अलग करके देखें, विकृत प्लस गंधिता। गंध मतलब, विकृत का मतलब क्या होता है, खराब होना, गंध मतलब उसकी गंध खराब हो जाती है, मतलब एक किस्म से हम कह सकते हैं कि गंध मतलब सुगंध, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई भी तेल युक्त आपने भोजन रखते हैं, आप बनाते हैं, आप घर पे देखते हैं, लेकिन कुछ समय को अगर आप उसको हवा में खुला छोड़ देते हैं, कुछ समय के बाद में उसमें वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है, उसमें दुर्गंध आनी स्टार्ट हो जाती है, वही विकृत गंधिता होती है। तो वो होता क्यों है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से, अभी हमने पहले भी हम अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या होता है, उपचयन, मतलब उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है। तो वो जो वसायुक्त पदार्थ है या जो तेल युक्त पदार्थ है वो उपचयित हो जाता है। उपचयित का मतलब हो गया कि उसमें ऑक्सीजन के साथ वो संपर्क में आ गया। तो उपचयित हो जाने से उसका जो स्वाद है और गंध दोनों बदल जाती है उस भोजन की। तो
अब क्या है, ये तो हो गया विकृत गंधिता। अब इसको रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम कुछ ऐसा करें कि वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए। तो इसको रोकने के लिए, विकृत गंधिता को रोकने के लिए प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाया जाता है। प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ क्यों मिलाया जाता है? प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं? जो उपचयन को रोकेंगे, जो उपचयन को रोकते हैं वो प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें उपचयन को रोकना है, उस तेल युक्त पदार्थ को खराब होने से रोकना है, तो हमें उसमें क्या मिलाना पड़ेगा? प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ मिलाया जाता है। अब आपके सामने कई बार क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, जो चिप्स की थैली होती है उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। चिप्स के अंदर क्यों भरी जाती है नाइट्रोजन गैस? वो इसी कारण भरी जाती है क्योंकि वहां ऑक्सीजन को हटाकर नाइट्रोजन गैस इसलिए भरी जाती है। तो कम सक्रिय गैस होती है। नाइट्रोजन कम सक्रिय गैस होती है, मतलब एक एक्रिय गैस होती है, मतलब जल्दी से क्रिया नहीं करती है और वो उपचयन होने से रोकती है वो। इसलिए हम क्या करते हैं, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। मतलब क्योंकि अगर चिप्स के पैकेट में अगर ऑक्सीजन चली गई तो वो खराब हो जाएगा, सीधी सी बात है। उस खराब होने से बचने के लिए हम उसमें क्या किया जाता है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और गैस इसलिए भरी जाती है ताकि उपचयन उसका न हो। ये है हमारे पास विकृत गंधिता। बिल्कुल आसान सा टॉपिक था। तो हमने दोनों टॉपिक, संक्षारण और विकृत गंधिता, दोनों टॉपिक पढ़ लिए और हमारी जो यूनिट है, ये जो पहला लेसन है हमारा कंप्लीट हो गया। हमने इस लेसन को 4 पार्ट में बांटा और बिल्कुल एनसीईआरटी का एक एक पार्ट आपको करवाया। और ये वाला जो पार्ट है, अगर आप ये चारों वीडियो देखते हैं तो आपका फर्स्ट लेसन में आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी आपको। और आप लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन करने जाओगे तो लास्ट में दिए हुए हैं, तो आप ये देखना कि जैसे ही अगर आप ये चारों वीडियो देखकर वो एनसीईआरटी क्वेश्चन करते हैं तो उनमें से आप 90% क्वेश्चन लगभग आपके पूरे हो चुके हैं। एक जो बैलेंस संतुलित करने वाला है वो एक थोड़ा अलग से दिया हुआ है, बाकी लगभग सारे क्वेश्चन अगर आप ये चारों वीडियो देख लेते हैं तो फर्स्ट लेसन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक एक पॉइंट को सही तरीके से क्लियर किया गया है। इसलिए आप अगर पहले वो तीनों वीडियो देखें उसके बाद में ये देखें तो आपका फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।